नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल GS विद अशोक सोडा में। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। जोरदार और शानदार बच्चों आप सबकी तैयारी चल रही होगी SSC GD की। इसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए बच्चों, और पेनी करने के लिए आपके सामने प्रत्येक दिन की भांति 2023 के जितने सोलवर्ड पेपर है बच्चों, वो आपके सामने आप और हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। बहुत बढ़िया कल वाली क्लास थी, खूब आपका अच्छा रिव्यू आया बच्चों, खूब बच्चों ने बढ़िया क्लास लगाई। और ये बच्चों जो क्लास रहने वाली है, देखिए इससे पहले मैंने 14 क्लास लगाई थी कंप्लीट जो है जीके से संबंधित प्रभात बैच के अंदर। और ये इसके आगे वाली जो क्लासें हैं, इसमें आप और हम क्या करें, सोलवर्ड पेपर को कवर करें। सोलवर्ड पेपर भी देखिए कौन से कवर कर रहे हैं अपने, तो 2023 के अपन कवर कर रहे हैं SSC कांस्टेबल GD। SSC कांस्टेबल GD परीक्षा 11/1/2023। आज शिफ्ट जितनी पेपर पूछे गए थे बच्चों 11 तारीख के दिन, यानी 4 शिफ्टें हुई थी। 4 शिफ्टों को आप और हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। आप सभी को इस बात का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि SSC जब भी क्वेश्चन पूछती है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीछे साल के अपने को मिल जाते हैं, और उसी दृष्टिकोण से आपके सामने बच्चों ये सोलवर्ड पेपर में क्या कर रहा हूँ, हल करवा रहा हूँ। शुरू करें एक बार फिर से। सभी बच्चे जुड़ेंगे इस क्लास के साथ में, सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। साथ साथ जो बिंदु आपको लगे कि हमें नोट करना है वो नोट करते जाएंगे। जो बिंदु आपको अच्छी तरीके से आता है उसे एक बार फिर से आप रिमाइंडर करते हुए बच्चों आगे बढ़ेंगे। कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का लगभग बच्चों के द्वारा सही जवाब दिया गया था। चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे उस पर। लेकिन अब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, लगभग अपनी 70 से 75 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें अपने 60 से 70 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे बच्चों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी, देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन दोनों को मिला के जो है एक क्रांति शुरू की थी बच्चों। ये जो क्रांति है नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र के अंदर योजना को मंजूरी दी थी। ये किस क्रांति से जुड़ी है, तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM के नाम की एक केंद्रीय योजना शुरू की गई है, जो किस क्रांति से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है मीठी क्रांति से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मीठी क्रांति रहेगा। बहुत बढ़िया बात। लेकिन अपने से पूछा जा सकता है, देखिए राष्ट्रीय मधुमक्खी की बात की जा रही है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन, तो राष्ट्रीय मधुमक्खी फार्म कहां पर है। SSC इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है, राष्ट्रीय मधुमक्खी फार्म जो है ये फार्म कहां पर है, तो राष्ट्रीय मधुमक्खी फार्म मेरे साथ आप छापते जाइएगे, ये है नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय मधुमक्खी फार्म कहां पर हो गया, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर हो गया। बहुत बढ़िया। इसी मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है, एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए एपी कल्चर के नाम से किसे जाना जाता है, मधुमक्खी पालन को जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर पे अपने से साथ पूछा है शहद मिशन, शहद मिशन पूछा है। अब देखिए शहद उत्पादन के अंदर दुनिया में पहला स्थान, कई बार SSC ने क्वेश्चन पूछे शहद उत्पादन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पहला स्थान किसका है, तो पूरी दुनिया में पहला स्थान छाप दीजिएगा भाई, कौन सा, चीन का पहला स्थान हो गया। बहुत बढ़िया बात। 2 नंबर पे शहद उत्पादन के अंदर भारत में पहला स्थान, शहद उत्पादन में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है, तो भारत में पहला स्थान छापोगे आप उत्तर प्रदेश का। भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है, पूरी दुनिया के अंदर चाइना का हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है। अब पूछा जाता है शहद उत्पादन के अंदर प्रसिद्ध जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई SSC के द्वारा। शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, बताइए कौन सा जिला। कोई बच्चा बताएगा, कमेंट करिए कौन सा जिला है। बिल्कुल मैं बताता हूँ आपके सामने, मुरैना जिला है। और मुरैना जिला से आपको कुछ याद आया होगा, बार बार विकास सर जो है बात करते रहते हैं इसकी, मुरैना। और ये मुरैना है कहां पर, मुरैना है मध्य प्रदेश के अंदर। मुरैना हुआ कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में भी बताइए कहां पर, तो ये है चंबल के अंदर। कहाँ है, ये है चंबल के अंदर। ये लीजिए चंबल के आसपास हो गया मुरैना। वहां पर सर्वाधिक क्या है, किस चीज का उत्पादन किया जाता है, तो ये जो है शहद का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए इस क्रांति का नाम क्या था, मीठी क्रांति। बहुत बढ़िया हो गया, मीठी क्रांति होगी, दोनों की संयुक्त रूप से मीठी क्रांति होगी। अब SSC कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती है। किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन पूछती है SSC, क्वेश्चन पूछती है कि स्वर्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। 2 नंबर SSC ये भी पूछती है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, पूछा जा सकता है।
3 नंबर पर पूछा जा सकता है भूरी क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित होगी। इसके अलावा देखिए लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं, अपने को जवाब देना है। स्वर्ण क्रांति देखिए, स्वर्ण क्रांति हो जाती है शहद से संबंधित, स्वर्ण जो क्रांति है ये हो जाती है शहद से संबंधित, शहद उत्पादन से संबंधित, फल उत्पादन से संबंधित, बहुत बढ़िया। रजत क्रांति किससे संबंधित होगी, ये हो गई अंडों से संबंधित होगी। भूरी क्रांति किससे संबंधित होगी, चमड़ा से संबंधित होगी। लाल क्रांति किससे संबंधित होगी, लाल क्रांति हो गई टमाटर और मांस से संबंधित होगी। बहुत बढ़िया बात है, टमाटर और मांस से संबंधित। पूछा जाता है नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति संबंधित हो जाती है मछली उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति होगी, नीली क्रांति होगी। क्वेश्चन अपने सामने एक ही था, लेकिन अपनी क्या है लगभग 4 से 5 जानकारियां प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आप और हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के द्वारा पूछा गया किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। बताइए भाई किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए थायमीन के नाम से जाना जाता है विटामिन B1 को। थायमीन किस विटामिन को कहा जाता है, B1 को कहा जाता है। नियासिन, नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है, B3 को कहा जाता है नियासिन। इसके अलावा B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन कहा जाता है। अब बचा अपने सामने B12 किस नाम से जाना जाता है, कोबोलिन के नाम से, कोबोलिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। एक ही पूछा गया था, बाकी अपने इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। फिर से देखिए विटामिन B1 को थायमीन के नाम से, B3 को नियासिन के नाम से, B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से और B12 को कोबालिन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ विटामिन के बारे में अपने से हमेशा पूछा जाता है। आपको एक ट्रिक लिखनी है, आपको लिखना है रथ एक ट्रॉफी, आपको लिखना है रथ एक ट्रॉफी। नाम लिखा आपने रथ एक ट्रॉफी। अब देखिए किस प्रकार से इसे अपन कवर करेंगे। सबसे पहले है रे, उसके बाद क्या है थे, उसके बाद क्या है ए, उसके बाद क्या है कै, उसके बाद क्या हुआ ट्रो और उसके बाद क्या है ट्रॉफी। ये लीजिए, क्लियर हुआ। अब अपने को विटामिन इनके सामने लिखना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन कौन सी हो गया, के हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए कैसे लिखेंगे अपने। रे से क्या लिखा मैंने, रे से लिखा रेटिनोल, रे से मैंने लिखा रेटिनोल। थे से मैंने क्या लिखा, थायमीन, थे से मैंने लिखा थायमीन। ए से मैंने क्या लिखा, एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक एसिड नहीं एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। ये लीजिए। कैसे मैं क्या लिख रहा हूं, कैल्सिफेरोल, कैल्सिफेरोल, कैल्सिफेरोल। क्लियर हुआ, बिल्कुल। ट्रो से मैं क्या लिख रहा हूं, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और ये लास्ट वाला देखिए कौन सा बचा है, के से क्या बन जाता है, फ्लुविक्विनिन। ये देखिए, ये आपको एक क्या करना है, नोट करना है। जहन में नहीं आ रहा कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, बी का रासायनिक नाम थे से क्या बन गया, थायमीन, सी का रासायनिक नाम ए से क्या बन गया, एस्कोर्बिक अम्ल, डी का रासायनिक नाम क्या बन गया, कैसे कैल्सिफेरोल और ई का रासायनिक नाम देखिए क्या बन जाता है, टोकोफेरोल बन जाता है। और ये फ्लुविक्विनोन है मेरे हिसाब से। जैसे भी आपको लगे तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। बाकी ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल इस ट्रिक के साथ याद करिए। अगर आपको ऑलरेडी याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, रथ एक ट्रॉफी, और इसके अंदर सारे विटामिन अपने को क्या करने बच्चों, कवर करने हैं। बढ़े अपन आगे बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी। देखिए कल वाली क्लास में कितने सारे क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछे गए थे, तो निश्चित तौर पे आप जो है पंचवर्षीय योजना को जितना बेहतरीन तरीके से रट पाओ उतना बेहतरीन तरीके से रट लीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन
स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। कब योजना शुरू की थी भाई? पंचवर्षीय योजना शुरू की थी 1951 के अंदर। बहुत बढ़िया, 1951 के अंदर पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी पंडित नेहरू के द्वारा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो किस देश से लिया गया था? कई बार एसएससी ये भी पूछती है कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो किस देश से लिया गया था? रसिया से लिया गया था, रूस से लिया गया था। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान लागू करने वाला देश भी कौन सा बनता है? तो ये भी बन जाता है यूएसएसआर, सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में उसे रूस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए 4-5 कुछ ऐसी बातें भी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी पूछी गई है? पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी 1951 के अंदर। बहुत बढ़िया भी। टोटल कुल पंचवर्षीय योजना अपने से पूछा जाए तो कितनी थी? 12 थी। शुरू कब होती है पंचवर्षीय योजना? तो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1951 के अंदर और ये चलती है 2017 तक चलती है। 2017 तक चलती है और 2017 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी की जगह जो एक नया प्लान लेके आ जाते हैं, उस नए प्लान का नाम क्या है? नीति आयोग। उसकी जगह नीति आयोग लेके आ जाते हैं। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, 1 नंबर लिख रहा हूं मैं। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महोलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महोलनोबिस मॉडल पर क्या थी? आधारित थी। तो ये भी कई बार क्या है एसएससी क्वेश्चन पूछती है। बाकी लगभग अपने बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं किसके बारे में? पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए। तो गांधी इरविन समझौता होता है बच्चों 1931 के अंदर। 1931 के अंदर किस किस के बीच समझौता हुआ था? तो एक तरफ तो लिख लीजिए महात्मा गांधी और दूसरी तरफ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उन भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है, उसे क्या कहा जाता है? इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। ये समझौता होता कब है? समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को समझौता होता है और इसी समझौते को किस नाम से जाना जाता है? इसी समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसी समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली समझौता कौन सा था? तो दिल्ली समझौता, इरविन जो समझौता था उसी समझौते को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौते के नाम से। जो कब होता है? 5 मार्च 1931 के अंदर होता है। महात्मा गांधी और किसके बीच में? लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। बहुत बढ़िया बात। कई बार लॉर्ड इरविन का कार्यकाल अपने से अगर पूछा जाए कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल भी कब से कब तक रहता है, तो 1926 से लेके 1931 तक कार्यकाल किसका रहता है? लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहता है। बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा पूछा गया क्वेश्चन था महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। छाप दीजिए साथ साथ आप, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा थी? तो ये थी महात्मा गांधी की आत्मकथा। इसके अलावा महात्मा गांधी की कई बार साप्ताहिक पत्रिकाएं पूछी जाती है, तो छाप दीजिएगा साथ साथ साप्ताहिक पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। 1 नंबर पे लिखोगे हरिजन पत्रिका। 1 नंबर पे हुआ हरिजन पत्रिका। 2 नंबर पर यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका, यंग इंडिया। इसके अलावा नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। और ये इंडियन ओपिनियन जो है, ये जो है ये कहाँ पर छापी गई थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका छपती थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर छपती थी। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चले अपन आगे, बिल्कुल चलते हैं फटाफट। ये लीजिए, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित है, क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज समझिए। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? अगर तुक्का मारोगे तब भी आपका इसका क्या होगा? आंसर सही आएगा। राजस्व बजट कहलाता है। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा।
एक बजट दस्तावेज। अपने से पूछा जाए भारत के संविधान के अंदर बजट का उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि बजट संविधान में उल्लेख है ही नहीं। बहुत अच्छी बात, जब बजट संविधान में उल्लेख नहीं है तो बजट शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज किया गया है, तो संविधान में अपने को मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछे कि वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसे बजट कहा जाता है और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 112 के अंदर। छाप के रखना इसलिए कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 280 और आर्टिकल नंबर 112। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 112 नंबर आर्टिकल के अंदर। 2 नंबर पे बजट जो होता है ये एक सरकारी विधेयक होता है। बजट जो होता है ये एक सरकारी विधेयक होता है। अगर सरकारी विधेयक होता है तो बहुत अच्छी बात है, किसकी पूर्व सहमति से रखा जाता है, कभी ये क्वेश्चन पूछे तो बजट जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है। बहुत बढ़िया बात। अब पूछा जाता है कि धन विधेयक जो है क्या ये बजट है या नहीं। धन विधेयक जो है क्या है या नहीं बजट, तो बिल्कुल धन विधेयक इसी श्रेणी के अंदर आते हैं जिसके अंदर कर लगाना हो और इसके अलावा कर हटाना हो, तो इनका उल्लेख भी अपने को कहाँ पर मिलता है, धन विधेयक में। अब धन विधेयक की शुरुआत पूछती है एसएससी कि धन विधेयक की शुरुआत किस सदन से होती है, तो धन विधेयक की शुरुआत होती है बच्चों लोकसभा से। धन विधेयक की शुरुआत होती है लोकसभा से और धन विधेयक का उल्लेख अपने को किस आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल नंबर 110 के अंदर। तो धन विधेयक की परिभाषा मिलती है, आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक की परिभाषा मिल गई। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है आर्टिकल नंबर 109, आर्टिकल नंबर 109 109 क्या कहता है, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और धन विधेयक कहाँ पर रखा जाएगा, इस बात की अपने को चर्चा मिलती है। तो ये रखा जाता है कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख बच्चों आर्टिकल नंबर 112 के अंदर अपने को मिलता है। बजट जो होता है ये एक सरकारी विधेयक होता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से रखते हैं। धन विधेयक के अंदर भी कर लगाना हटाना होता है बच्चों, ये भी इसी प्रकार का एक विधेयक है जिसकी शुरुआत लोकसभा से की जाती है। आर्टिकल नंबर 110 और आर्टिकल नंबर 109 के अंदर अपने को क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलें अपन आगे। बिल्कुल, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है बताइए भाई। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है एसएससी के द्वारा। देखो, भारत का संविधान जब लागू किया गया, आप सभी को पता है लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बहुत बढ़िया। तो अब अपने से पूछा जाए भारत गणतंत्र कब होता है, तो भारत रिपब्लिक या गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। बहुत बढ़िया बात। अब अपने से पूछे कि फिर आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो आंशिक रूप से पूछे तब भी अपना आंसर 26 नवंबर, अब 49 आएगा। पूछा जाए संविधान बनकर तैयार कब हुआ, बनकर संविधान तैयार कब होता है, तो बनकर संविधान तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। बहुत बढ़िया बात। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस भी मनाया जाता है प्रत्येक साल। कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी क्लियर बात। बहुत बढ़िया बात। और संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की थी, 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा अमित शाह के द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए, जब संविधान लागू किया गया था तो संविधान के अंदर क्या थे, सबसे पहले तो भारत का संविधान था कितने भागों के अंदर बंटा हुआ, ये लीजिए 22 भाग के अंदर बंटा। जब भारत का संविधान लागू किया गया था उस संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी थी, ये लीजिए 8 अनुसूचियां थी। तो भारत का संविधान जब लागू किया गया आर्टिकल कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, ये अपना आंसर इसका सही आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 395 थे। तो लास्ट कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 395 हो गया भाई। बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा प्रस्तावना के कितने अंग थे भाई, तो प्रस्तावना कितने अंग थे, प्रस्तावना का एक ही अंग था। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। 22 भाग हो गए, 8 अनुसूचियां हो गई, 395 आर्टिकल हो गए, एक प्रस्तावना हो गई। तो अंतिम आर्टिकल कौन सा हो गया, अंतिम आर्टिकल नंबर 395 हो गया। चलो आगे।
मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक दिन आपके सामने मैं लेके आता हूँ। इतनी सारी मेहनत करते हैं, आप भी खूब सारी मेहनत करिए ताकि कल को आपको किसी चीज़ का मलाल नहीं रहे कि अगर ये भी मैं क्वेश्चन कर लेता या ये भी मैं क्वेश्चन कर लेती तो आज मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब मिल पाता। बहुत बढ़िया। तो थोड़ी सी भी कहते हैं ना अपने को गुंजाइश नहीं छोड़नी भाई। चलो देखो, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्नलिखित में से क्या था भाई? कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2003 में सबसे कम उम्र के अंदर पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तकी का नाम बताइए। सोनल मानसिंह। कौन हो गई? सोनल मानसिंह हो गई भी। बहुत बढ़िया, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है बच्चों, इन्होंने एक तो पुरस्कार मिलता है इनको पद्म भूषण पुरस्कार, एक तो इन्हें पुरस्कार मिला पद्म भूषण पुरस्कार 1992 के अंदर, और पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें कब मिलता है? तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2003 के अंदर। बहुत बढ़िया, 2003 के अंदर। तो सबसे कम उम्र के अंदर, सबसे कम उम्र के अंदर जो है पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाली नर्तक और नर्तकी कौन बन जाती है? सोनल मानसिंह बन जाती है। पद्म विभूषण 1992 के अंदर मिला था, और इसके अलावा जो है पद्म विभूषण कब दिया गया? 2003 के अंदर इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए, एक अपने सामने ऑप्शन है कौन सा? उदय शंकर। आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? CHSL ने क्वेश्चन पूछा, आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। बहुत। बिरजू महाराज का संबंध किससे हो जाता है भाई? बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, इनका संबंध किससे हो जाता है? इनका संबंध तो कथक से हो जाता है। बहुत बढ़िया, कथक से हो जाता है। लच्छू महाराज का संबंध भी किससे हो गया? लच्छू महाराज का संबंध भी हो गया कथक से। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, सबसे कम उम्र की पूछिए, तो सबसे कम उम्र में कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सबसे कम उम्र के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार, सबसे कम उम्र के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? तो पाने वाली महिला कौन हो जाती है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूसुफजई कहाँ की थी? ये पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की थी, और 2014 के अंदर इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न पाने वाले, तो ये कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। अक्सर सचिन तेंदुलकर के बारे में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाएगा कि भारत रत्न सबसे कम उम्र के अंदर पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। 40 वर्ष की उम्र के अंदर इन्हें जो है 2014 में पुरस्कार मिला था। या क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक भी किसकी है? ये भी सचिन तेंदुलकर की है। यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो पूछ लिया जाता है क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है। अगर यहाँ से भी चूकते हैं तो इसका मतलब क्या पूछा जा सकता है? मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? ये लीजिए, मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? भैया सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो फटाफट चलना है अपने को, इसलिए कि लगभग अपने को 50 से लेकर 60 क्वेश्चन क्या करने, कवर करने। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? ये सारे वही क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको दोहरा दूं, आपको इतला कर दूं, आपको याद दिला दूं, आपको रिमाइंडर करवा दूं कि 2023 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। कितने आसान आसान क्वेश्चन है भाई, और आप लोग ऐसे डर जाते हो कि पता नहीं सर क्या पूछेंगे। सब ज़्यादा हमारी कौन घबराती है? माया घबराती है और कहती है कि पता नहीं सर क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। देख लो ये सारे के सारे ये वही क्वेश्चन है, तो इस बार भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग के लिए आप सभी को पता है प्राथमिक कच्चा माल क्या हो गया? किससे चीनी बनती है भाई? गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। अब देखिए, गन्ना उत्पादन अपने से पूछ लिया जाए, गन्ना उत्पादन पूछ लिया जाए अपने से, गन्ने उत्पादन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पहला स्थान किसका है? तो गन्ना उत्पादन के अंदर पूरी दुनिया में पहला स्थान ब्राजील का है। बहुत बढ़िया बात, ब्राजील का है, बहुत बढ़िया। गन्ना उत्पादन के अंदर भारत के अंदर पहला स्थान, गन्ना उत्पादन में भारत में पहला स्थान, या भारत के अंदर अग्रणी राज्य कौन सा हो गया? तो भारत के अंदर पहला स्थान आएगा उत्तर प्रदेश का।
भारत में पहला स्थान किसका आ जाता है? उत्तर प्रदेश का आ जाता है। बहुत बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कड़ुआ रोग किससे संबंधित है? कड़ुआ रोग, तो कड़ुआ रोग किससे संबंधित हो गया? कड़ुआ रोग भी हो जाता है गन्ने से संबंधित। ब्राजील का पहला स्थान है, तो आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि कॉफ़ी उत्पादन के अंदर भी पहला स्थान किसका है? पहला स्थान ब्राजील का। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। चलें अपन आगे बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, चलो सुनो, बताइए भी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंदर वैष्णव संत शंकरदेव के द्वारा की गई थी? देखिए 16वीं शताब्दी की बात की जा रही है, थोड़ा सा तुक्का लगाओगे तब भी सही है। सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस कौन सा हो गया? तो सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य सत्रिया हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी अपने सामने कौन सा है? सत्रिया है भी। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया की शुरुआत जो है कब की गई थी? किसके द्वारा? महापुरुष शंकरदेव के द्वारा की गई थी। और किस शताब्दी के अंदर की गई थी? 16वीं शताब्दी के अंदर की गई थी। लेकिन अपने से पूछ लिया जाए कि इसे क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल डांस का दर्जा, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया? शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा सन 2000 के अंदर दिया गया। कब दिया गया? 2001, 2, 3 पूरे हो गए, अभी 2000 के अंदर दिया गया। चलो बढ़े हैं अपन आगे। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? कुचिपुड़ी तो कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। फटाफट लिखते जाइए। ओडिसी कहाँ का हो गया? ओडिसी तो ओडिशा का हो गया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मणिपुरी कहाँ का हो गया? मणिपुरी हो गया मणिपुर का। चलो बढ़े अपन आगे बिल्कुल। देखिए फटाफट अपने को जवाब देते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ये 2023 के अंदर पूछा गया था, इसलिए नवंबर 2022 पूछा है। मैं यहाँ पर 2024 कर देता हूँ भाई। बिल्कुल 2024 अपन ने कर दिया। अब 2024 किया तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान के कौन से मंत्री होगी? शिक्षा मंत्री होगी। वर्तमान के अंदर शिक्षा मंत्री, वर्तमान में शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन से हो गए? धर्मेंद्र प्रधान हो गए। अमित शाह कौन से मंत्री है? वर्तमान के अंदर गृह मंत्री है। राजनाथ सिंह कौन से मंत्री है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। और निर्मला सीतारमण कौन सी मंत्री है? तो ये हो गई वित्त मंत्री। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलो आगे। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फीफा के बारे में। फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कौन सा होता है बच्चों? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी भाई? ब्राजील, कतर, स्पेन और जर्मनी। तो 2022 की मेजबानी देखिए फीफा, FIFA फीफा 2022 की मेजबानी पूछी गई है। 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2022 की मेजबानी की गई थी कतर के द्वारा। और इसके अंदर विजेता कौन रहे थे? अर्जेंटीना रही थी। अर्जेंटीना जो है इसके अंदर क्या रही थी? विजेता रही थी। और दूसरे स्थान पे उपविजेता कौन सा रहा था? उपविजेता रहा था फ्रांस। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब अपने से पूछ लिया जाता है, ये 2022 का था। अब अपने से पूछा जाए इनका आयोजन 4 साल के बाद किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो इससे थोड़ा अपन ऊपर चलते हैं। तो फीफा 2018 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था रूस के अंदर। रूस के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसके अंदर विजेता कौन रहे थे? इसमें विजेता रहे थे फ्रांस। इसके अंदर विजेता रहा था। बहुत बढ़िया बात। अब अपने से ये भी पूछ लिया जाता है कि 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 की मेजबानी करेगा अमेरिका। अमेरिका जो है 2026 की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। कौन जीतेगा वो अपन तब लिखेंगे जब कोई यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर से देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर इनका आयोजन किया गया? कतर में इनका आयोजन किया गया। विजेता कौन रही थी? अर्जेंटीना रही थी। उपविजेता कौन रहे थे? फ्रांस रहे थे या दूसरे पायदान पे। इसके अलावा 2018 के अंदर इनका आयोजन कहाँ किया गया था? प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता है। रूस के अंदर किया गया था। और विजेता कौन रहे थे? फ्रांस रहे थे। तो 2026 के अंदर इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका के अंदर इनका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। और फीफा का मुख्यालय अपने से पूछ लिया जाए तो स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो ये है स्विट्जरलैंड के अंदर। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? स्विट्जरलैंड के अंदर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये मत कह देना कि कहाँ चले सर, कहाँ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है भाई। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने में जाना जाता है। देश के राष्ट्रपति को, थोड़ा सा अपन रुकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, देश के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में जाना जाता है। क्या महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर कौन सा है? महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल नंबर कौन सा है बच्चों? 61 है। आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। क्लियर हुई बात? सबसे बिल्कुल बात क्लियर हुई। अब देखिए, राष्ट्रपति को अगर हटाया जाएगा, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द है इम्पीचमेंट, वो शब्द हो गया महाभियोग। किसी राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो शब्द लिया जाएगा महाभियोग। किसी सामान्य व्यक्ति को जब हटाया जाएगा तब लिया जाएगा अभियोग के द्वारा उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर किस में हो जाता है बच्चों? 61 के अंदर हो जाता है। कुछ बातें सीधी सीधी लिखिए हम। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा, ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये प्रक्रिया ली गई है बच्चों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है, यूएसए से ली गई है। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा और जो निर्वाचन की विधि होगी, वो विधि कहाँ से ली गई है? तो वो विधि ली गई है आयरलैंड के संविधान से। हो गई ना दोनों बातें अलग अलग, या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। खा गए ना अपन मात यहाँ पे, तो बिल्कुल अपने को मात नहीं खाना है। अगर महाभियोग प्रक्रिया पूछे तो अपने को अमेरिका जवाब देना है। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की जो प्रक्रिया होगी, निर्वाचक मंडल जो होगा वो कहाँ से ले लिया गया? वो आयरलैंड से ले लिया गया। बहुत बढ़िया बात। अब सीधी सीधी बात देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया चलेगी, उस प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किस सदन से की जाती है? तो अपने का आंसर होना चाहिए संसद के किसी भी सदन से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस भी सदन के अंदर प्रस्ताव रखा जाएगा उसमें 1/4 लोगों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए, नहीं तो वो प्रस्ताव रखा नहीं जाएगा। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या देनी पड़ती है? सूचना देनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति का पद कब खाली माना जाता है? जब दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसे क्या कर दे? पारित कर दे, तब राष्ट्रपति का पद क्या माना जाता है? खाली माना जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर क्यों महाभियोग चलेगा? तो एक ही लाइन लिखी हुई है, अगर राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है? उल्लंघन करता है। संविधान का क्या करता है? उल्लंघन करता है। संविधान का उल्लंघन, वायलेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किन बातों से संविधान का उल्लंघन होगा? संविधान में बिल्कुल भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ। एक छोटी सी बात और सुनिए, देखिए कभी कभार पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति की शपथ, तो थोड़ी सी विडंबना देखिए। 60 में तो कहते हैं राष्ट्रपति बना दो, तो शपथ ले ली। 61 के अंदर कहते हैं राष्ट्रपति को क्या कर दो? हटा दो। 60 में तो बनाया, 61 के अंदर हटा दिया। जब हटा दिया तो 62 के अंदर पद क्या हो गया? राष्ट्रपति का रिक्त हो गया भाई। राष्ट्रपति का पद क्या हो गया? खाली हो गया। तो ये तीनों भी याद ध्यान रखने। शपथ पूछा जाए तो 60 हटाना है 61, और पद की रिक्तता कौन सी होगी? 62 होगी। और वैसे 52 से लेकर 62 तक भारत के राष्ट्रपति का क्या है बच्चों? पद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए भी, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीव एवं चंडीगढ़। देखिए सबसे पहले 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात अगर राज्य का पूछ लिया जाए तब अपना जवाब क्या होगा? अगर राज्य का पूछ लिया जाए तब अपना जवाब क्या होगा? तो राज्य के अंदर मैं लिख रहा हूं आपके सामने केरल। सही है या गलत है? बिल्कुल, राज्य के अंदर क्या हो गया? केरल हो गया सर्वाधिक। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए, राज्य में सबसे कम अपने से पूछ लिया जाए, तो सबसे कम राज्यों के अंदर किसका लिंगानुपात हो जाता है? अपने हो जाता है हरियाणा का। कहाँ का हो जाता है? हरियाणा का। ये लीजिए। अब देखिए केरल का अनुपात कितना है? 1084।
केरल का लिंगानुपात कितना हो गया 1084। फिर से देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात अगर स्टेट का पूछ रहा है, राज्य का पूछ रहा है तो अपना आंसर केरल होना चाहिए। अगर अपने से सबसे कम राज्य का पूछ रहा है तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, हरियाणा होना चाहिए। इसके अलावा अपने से पूछ लिया जाए केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, अपने से पूछ लिया जाए केंद्र शासित प्रदेशों में, और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ही पूछा गया है भाई, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक किसका है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक किसका है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है पुडुचेरी का। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, पुडुचेरी का है। और सबसे कम किसका है, दादर एवं नगर हवेली का। सबसे कम किसका है, सबसे कम पूछ लिया जाए कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हो गया दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। अब देखिए ये हो जाता है बच्चों 1037, पुडुचेरी कितनी हो गई 1037 हो जाता है। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा केरल का है 1084 है, सबसे कम किसका हो गया, हरियाणा का हो गया बच्चों। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ लिया जाए तो पुडुचेरी होगी 1037, और दादर एवं नगर हवेली का पूछ लिया जाए तो 618 होगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा अपने सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, लक्षद्वीप हो गया अभी सबसे अधिक। ये देखिए सबसे अधिक, गलत तो नहीं होए क्या अपन, थोड़ा सा देखो भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है भाई, तो सबसे अधिक जो है वो लक्षद्वीप का नहीं होगा भाई, पुडुचेरी का होगा। गलत कैसे जवाब दे दिया, पुडुचेरी का होगा भाई। किसका होगा, केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी का होगा। ये लीजिए पुडुचेरी का आपके सामने देखिए 1037 मैंने लिखा, दादर एवं नगर हवेली का 618 लिखा, सर्वाधिक राज्यों के अंदर किसका हो गया, केरल का 1084 हो गए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बढ़े अपन आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़े से फटाफट चलते हुए, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन के ऊपर लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए तो बिल्कुल उनके ऊपर रुकना चाहिए भाई, और उसी के ऊपर अपन रुक रहे हैं। जहाँ लगता है बाईपास निकलना है वहाँ से निकलना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वशासन वाली एक संस्था बताइए। तो गठित स्वशासन वाली एक संस्था कौन सी होगी, पंचायत होगी। कौन सी होगी, पंचायत होगी। आर्टिकल नंबर 243। देखिए बात की जा रही है यहाँ पर पंचायती राज की, तो कुछ 5 ही फैक्ट लिख रहे हैं मैं आपके सामने पंचायती राज की। सबसे पहले तो भारत के अंदर पंचायती राज का जनक पूछा जाए कौन हो गया, तो पंचायती राज का जनक हो गया बलवंत राय मेहता हो गए। बहुत अच्छी बात है। अगर अपने से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पंचायती राज का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है, तो भाग नंबर 9 में मिलता है। आर्टिकल अपने से पूछ लिया जाए किस आर्टिकल में मिलता है, 243 ए से लेके 243 ओ तक मिलते हैं। कुल आर्टिकल पूछ लिए जाए कि टोटल कितने आर्टिकल मिलते हैं, टोटल कितने अनुच्छेद मिलते हैं, तो टोटल अपने को 16 आर्टिकल मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब अपने से पूछे कि आधुनिक पंचायती राज का जनक, आधुनिक पंचायती राज का जनक, आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है। लिखूं क्या बलवंत राय मेहता, नहीं, बिल्कुल राजीव गांधी लिखते हैं। कौन हो गए, राजीव गांधी आधुनिक पंचायती राज के जनक हो गए। बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा सकता है, पंचायती राज के तहत पंचायतें जो है कितने विषयों के ऊपर कानून बना सकती है, तो पंचायती राज के तहत कितने विषयों के ऊपर, 29 विषयों के ऊपर क्या बना सकती है, पंचायतें कानून बना सकती है। और ये जो किस सूची का विषय है पंचायतें, तो ये है बच्चों राज्य सूची का विषय। किस सूची का विषय हो गया, राज्य सूची का विषय। ये लीजिए सबसे पहले ए के अंदर ग्राम सभा हो गई और बी के अंदर कौन सी हो गई भाई, तो बी के अंदर हो गई पंचायतें हो गई। चलें अपन आगे, बिल्कुल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंदर मूल अधिकार है, किस भाग के अंदर मूल अधिकार है बताइए भाई। भाग नंबर 1, 2, 3। देखिए सबसे पहले भाग नंबर 1 के अंदर क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग नंबर 1 में मिलता है। इसके अलावा भाग नंबर 2 में क्या मिलती है, सिटीजनशिप, 2 में मिलती है नागरिकता। भाग नंबर 3 में अपने को क्या मिलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार।
भाग नंबर 3 में क्या हो गए, मौलिक अधिकार। और भाग नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर मिलते हैं DPSP, लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए फटाफट एसएससी किस प्रकार क्वेश्चन पूछती है। भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। बहुत बढ़िया। भारत के संविधान में वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 हो गई। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार कब हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया। बहुत अच्छी बात है। भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो मैग्ना कार्टा की संज्ञा इन्हें दी जाती है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। और भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर बच्चों 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक का क्या दिया गया है, उल्लेख दिया गया है। छोटी छोटी बातों के अंदर मौलिक अधिकार लागू करने वाला दुनिया का पहला देश, लिखित रूप से बोल रहा हूँ भाई मैं, लिखित रूप से कौन सा हो गया, अमेरिका हो गया। और भारत ने अपने मौलिक अधिकार कहाँ से ले लिए, तो भारत ने भी मौलिक अधिकार अमेरिका से ले लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। 1 मिनट के लिए फिर से मेरी बात सुनोगे। अब आप कहोगे सर कौन सी बात सुनोगे, बात आपको ये सुनना है बच्चों। एक तो जनगणना आपको जितना रट सको रटना है। 2 नंबर पे पंचायती राज जितना रटना है रटना पड़ेगा आपको। इसके अलावा मौलिक अधिकार हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति से संबंधित न जाने कितनी बार देखिए क्वेश्चन पूछे गए। खेलों से संबंधित कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये जितने भी शास्त्रीय नृत्य रट दीजिए इनको एक बार भाई, किसको कौन सा जो है पुरस्कार मिला था। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है बाकायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विरासत का अधिकार, राइट टू इंटरेक्ट, किस की ओर ले जाता है, अनुपजाऊ भूमि की ओर, भूमि प्रदूषण की ओर, भूमि का विभाजन। देखिए बच्चों, विरासत का अधिकार मतलब क्या मिलती है अपने को विरासत से। दादा की जमीन किसे मिल जाती है, दादा की जमीन अपने पिता को मिल जाती है। और पिता की जमीन किसको मिल जाती है, बेटे को मिल जाती है। आगे बेटा की जमीन किसको मिल जाती है, बेटे को मिल जाती है। क्लियर हो गया। तो ये विरासती भूमि का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। बस इतना सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 के अंदर कथकली शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए भाई, कथकली की बात की जा रही है। सबसे पहले कथकली है कहाँ की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिलिना साल्विनी। देखिए, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो कथकली कहाँ का हो गया, फटाफट अपने जहन में बताइए कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। कथकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। इसके अलावा केरल का और कौन सा हो जाता है, मोहिनी अट्टम। और कौन सा हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। बहुत बढ़िया भाई। देखिए, केरल के बारे में पूछा जाता है ओटम थुलाल। ओटम थुलाल कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। टपकली, टपकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। कोलकली, कोलकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। कृष्णा अट्टम कहाँ का हो गया, कृष्णा अट्टम कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। काली अट्टम कहाँ का हो गया, काली अट्टम ये भी कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। इसके अलावा देखिए कुड़िया अट्टम या कुड़िये अट्टम, ये कुड़िया अट्टम भी कहाँ का हो गया, ये भी हो गया केरल का हो गया। केरल के ऊपर मैं आपके सामने एक दिन खूब सारी जानकारी लेके आऊँगा जिससे संबंधित जो है एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मिलिना। देखिए, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर के अंदर स्थित है भाई। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर के अंदर स्थित है, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, तो ये कहाँ पर हो गया, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर स्थित है। इसके अलावा ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय भी बेंगलुरु के अंदर स्थित
स्थित है। अब बारी आ गई आपके सामने कल के क्वेश्चन का आंसर देने की। कल के क्वेश्चन का नहीं, ये जो क्लास लग रही है इस क्वेश्चन का आपको क्या देना है, आंसर देना है। देखिए किस प्रकार से। बेंगलुरु के अंदर चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे हो गया, बेंगलुरु के अंदर हो गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पर हो गया, बेंगलुरु के अंदर। बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको जवाब इस बात का देना है कि वर्तमान के अंदर इसरो के नए, वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। इसरो के वर्तमान के नए अध्यक्ष के रूप में अभी इनकी नियुक्ति की गई है। किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, एमएस सोमनाथ की जगह नियुक्ति की गई है। ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया, कमेंट बॉक्स में जाके आपको क्या करना है, जवाब देना है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। बहुत बढ़िया बात है। और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपने से पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा हो जाता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। एक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले जाना जाता था मोटेरा स्टेडियम के नाम से, और फिर इसे किस नाम से जाना जाता था, सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से। फिर इसे जाना गया था सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना गया था। और वर्तमान में इसे किस स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान के अंदर इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 1,32,000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं इसके अंदर। और यह है कहाँ पर, ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर, जिसे भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। और इसके अलावा अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। चलें अपन आगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमे जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था, तो ये किया था 2019 के अंदर। हर घर के अंदर जो है जल पहुँचाना, हर घर के अंदर जो है नल से पानी पहुंचाना, इसका क्या रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था। उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। उत्तर भारत के अंदर बिल्कुल अपन आते हैं, और अब ध्यान लगाइए कि उत्तर भारत के अंदर अपन किस त्यौहार के अंदर एक तो देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। तो कब करते हैं, दिवाली पर करते हैं। चलो, 1992 में सबसे कम आयु के अंदर पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम बताइए। भी नर्तक या नर्तकी का नाम बताइए 1992 में। तो ये देखिए क्वेश्चन पहले अपने सामने आ चुका था, रिपीट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर सोनल मानसिंह है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल वर्ष 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके अंदर किया गया था। अब एक बात और सुनिए भी, जितने भी खेल है, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल है, चाहे वो एशियाई खेल है, चाहे वो ओलंपिक खेल है, चाहे वो पैरालंपिक खेल है, इन सभी खेलों को आपको बारीकी से पढ़ना है। कब हुए थे, कहाँ पर हुए थे, कौन सा संस्करण हुआ था, इसके साथ और कौन सी चीज़ें, शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन थे, समापन के ध्वजवाहक कौन थे, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहता है। तो ये सब बातें भी आपको बहुत रटनी पड़ेगी, अभी टाइम भी है, रट लीजिएगा। देखिए, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित के से किस देश के अंदर किया गया था, तो ये पूछा गया। देखिए, एशियाई खेल, कुछ पॉइंट आप नोट करिएंगे। एशियाई खेल, और एशियाई खेल इन्होंने पूछा है 2018 का। तो मैं 2-4 बातें आपको बताता हूं, बाकी मैंने एशियाई खेल कंप्लीट करवा रखे हैं। एशियाई खेल 2018 का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के अंदर। छाप दीजिए साथ साथ, कहाँ पर किया गया बच्चों, इंडोनेशिया के अंदर किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर, एक तो हुआ जकार्ता के अंदर, और दूसरा स्थान कौन सा था, पालेनबाग था। दूसरा स्थान पालेनबाग। एशियाई खेल का संस्करण कौन सा था, 18वां एशियाई खेल था। 18वां एशियाई खेल, और 2018 कहाँ पर खेले गए ये इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेनबाग के अंदर जो है इनका आयोजन किया गया था। इसमें शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन थे, इसमें शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन थे, तो शुभारंभ के ध्वजवाहक थे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो समापन की ध्वजवाहक कौन थी, रानी रामपाल। समापन की ध्वजवाहक कौन थे,
समापन की ध्वजवाहक कौन थी? तो समापन की ध्वजवाहक थी रानी रामपाल। रानी रामपाल। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। बहुत अच्छी बात है। रानी रामपाल का संबंध किससे है? रानी रामपाल का संबंध हॉकी से। बहुत अच्छी बात है। एशियाई खेलों के अंदर सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था भाई? तो ये जीता था सचिन नाग ने, जिनका संबंध किससे है? तैराकी से है। नाग वैसे भी पानी में तैरते हुए रहते हैं। 2 नंबर पे एशियाई खेलों के अंदर पहली महिला कौन थी स्वर्ण पदक जीतने वाली? तो देखिए कैसे कमल, कैसे कमलजीत, और कमलजीत कौन थी? संधू थी। ये लीजिए, बहुत बढ़िया। तो 18वां एशियाई खेल, 2 बातें आपको और नोट करनी है। 18वां एशियाई खेल, देखिए 18वां हो गया 2018 के अंदर। कहाँ पर हो गया? छाप दीजिए, इंडोनेशिया के अंदर हो गया। बहुत बढ़िया। तो 18वें के बाद अब पूछा जा सकता है 19वां। 19वां कब हुआ? 2022 के अंदर। 19वां कब हुआ? 2022 के अंदर। कहाँ पर हुआ? चीन के अंदर हुआ। और चीन की जगह कौन सी थी? हवांगजो। हवांगजो। हवांगजो के अंदर इनका आयोजन किया गया था। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो है इसमें शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन थे? शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। शुभारंभ की ध्वजवाहक कौन थी? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगेहोन। लवलीना बोरगेहोन। 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 लवलीना बोरगेहोन का संबंध किससे हो गया? मुक्केबाजी से हो गया। और हरमनप्रीत का संबंध किससे हो गया? तो इनका संबंध हॉकी से हो गया। शुभारंभ की ध्वजवाहक थी, तो समापन के ध्वजवाहक कौन थे? समापन के ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश। PR श्रीजेश। अब देखिए इस क्लास से मैं कह रहा हूँ किसको? सुमन महावर को। अब ऐसे मत कहना कि सर कन्फ्यूजन हो गए। इधर देखिए 2018 के मैंने आपके सामने क्लियर लिखे कि अब आप ये मत कहना कि सर 18 वाले हो गए, 19 वाले हो गए, 22 वाले हो गए, राष्ट्रमंडल हो गया, एशिया हो गया। अलग अलग इनको क्या करना है भाई? याद रखना है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। तो समापन की कौन होगी? PR श्रीजेश होगी। तो 18वां एशियाई खेल 2018 के अंदर हो गया। 19वां एशियाई खेल 2022 के अंदर हो गया। और देखिए 20वां एशियाई खेल ये कब होगा? ये होगा 2026 के अंदर। और ये होगा नोकाया, NOKOYA। और नोकाया कहाँ पर है? नोकाया है भैया जापान के अंदर। बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खूब सारे क्वेश्चन है भाई अभी तक अपने पास में। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी है भाई? लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी है? तो लक्ष्य सेन है बैडमिंटन के। किसके खिलाड़ी होंगे? बैडमिंटन के खिलाड़ी होंगे। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत के मुख्य रूप से अपने को जाना जाता था भाई। देखिए देश की स्वतंत्रता से पहले आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी किस पर ध्यान देते थे भाई? महात्मा गांधी ध्यान देते थे हस्तशिल्प के ऊपर, छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर। तो भारत को हस्तशिल्प के लिए क्या किया जाता था? जाना जाता था। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन अपने आप में सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन करने के लिए सर्वेक्षण करता है? निर्धनता का आंकलन या सर्वेक्षण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, RBI, CSO या फिर NSSO। ये लीजिए भाई, निर्धनता का सर्वेक्षण प्रत्येक 5 साल के बाद NSSO करता है। कौन करता है? NSSO। प्रत्येक 5 साल के बाद में निर्धनता का आंकलन प्रत्येक 5 साल पर। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए SSC बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछती है। और SSC किस प्रकार क्वेश्चन पूछती है? स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व निर्धनता पर चर्चा करने वाला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे। क्लियर हो गया? स्वतंत्रता से पूर्व प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने वाला व्यक्ति भी कौन था? स्वतंत्रता से पूर्व प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने वाला व्यक्ति भी कौन था? तो आय का आंकलन करने वाला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। बहुत बढ़िया बात है। प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश
थोड़े फटाफट चल रहे हैं भाई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये भी अपने से पुस्तक पूछा जाए तो किसकी थी? ये भी थी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। इसके अलावा ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन की संसद जो है हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन के अंदर ये जो है सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? 3 बार क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। गरीबी का आकलन NSSO के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, देश 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 को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है भाई। गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है कहाँ पर? गुजरात के अंदर बच्चों गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है वेस्तु वर्ष, वेस्तु वर्ष गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है बच्चों। इसके अलावा गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। इसके अलावा डांडिया भी कहाँ का है बच्चों? गुजरात का है। इसके अलावा कपास उत्पादन के अंदर भारत में पहला स्थान किसका हो गया भाई? गुजरात का हो गया। कपास उत्पादन में भी किसका स्थान हो गया? गुजरात का हो गया। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है भाई? थोड़ा फटाफट चलिए, फटाफट मतलब अपने थोड़ा सा काम खींच कर चलिए भाई, फटाफट मतलब थोड़ा सा काम खींच कर चलिए। ये लीजिए, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है भाई? तो विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो भारत का 2.4% हिस्सा है। कितना हिस्सा हो गया? 2.4% हिस्सा हो गया। अब देखिए थोड़ी सी 2-4 बातें देखिए भी। सबसे पहले तो अपने से पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से, बच्चों जनसंख्या के हिसाब से एशिया के अंदर, जनसंख्या के हिसाब से एशिया में, जनसंख्या के हिसाब से एशिया में किस प्रकार क्वेश्चन बनाए अपने को? इसको जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? ये लीजिए, किस महाद्वीप की होगी? एशिया महाद्वीप की होगी। बहुत बढ़िया, एशिया महाद्वीप की होगी। इसके अलावा देखिए जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या के अंदर एशिया में पहला स्थान किस देश का हो गया? तो पहला स्थान भारत का हो गया। बहुत बढ़िया बात हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से अपने से पूछा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया हो गया। और जनसंख्या के अंदर भी सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एशिया हो गया। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश पूछा जाए अपने से, तब अपना भारत नहीं होगा, तब अपना आंसर क्या आएगा? रूस आएगा। तब अपना आंसर क्या आएगा बच्चों? रूस आएगा। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर हुई। अब 1 मिनट के लिए आप नोट करिए, इसलिए कि ये जो अपना सिस्टम चल रहा है लैपटॉप, इसकी बैटरी बिल्कुल क्या होगी? ख़त्म होगी। तो थोड़ा सा मैं इसे चार्जिंग पॉइंट पे लगाता हूँ 1 ही मिनट के लिए या 1 ही सेकंड के लिए। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर भाई। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए बच्चों। अगर आपको लगता है कि 2-4 घुट चाय की पीनी है तो 2-4 घुट आप साथ में चाय के भी पी लीजिए भाई। ये लीजिए भी, बन गया अपना काम। वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। चले बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 2.4% हिस्सेदारी है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया हो गया। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तब भी कौन सा हो गया? एशिया हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो कौन सा हो गया? रूस हो गया। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो कौन सा हो गया? भारत हो गया। बस ये 4 बातें याद रखनी थी आपको। जनसंख्या में पहले स्थान पे भई अपन लॉकडाउन के बाद में। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। देखिए लारा डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लारा डलहौजी, देखिए लारा डलहौजी, ये हो गया लारा डलहौजी। सबसे पहले लारा डलहौजी का भारत के अंदर वायसराय के तौर पे कार्यकाल अगर पूछा जाए तो इनका कार्यकाल हो जाता है 1848 से लेके 1856 तक का कार्यकाल हो जाता है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? डलहौजी के द्वारा। इसके अलावा भारत के अंदर रेलों का प्रारंभ, भारत में रेलों का प्रारंभ
किसके कार्यकाल के अंदर हुआ था? प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के अंदर हुआ था। इसके अलावा भारत के अंदर विश्वविद्यालयों, भारत में बच्चों विश्वविद्यालयों का शुभारंभ भी आप कह सकते हैं, विश्वविद्यालयों की स्थापना भी किसके कार्यकाल के अंदर हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन विलय नीति जो है, राज्य हड़प नीति जो है, इसके तहत सबसे पहले किसे हड़पा गया था? सबसे पहले नीति के तहत किस वर्ष झांसी को हड़पा गया था? तो सबसे पहले देखिए सतारा को हड़पा गया, सतारा को हड़पा गया, संभलपुर को हड़पा गया, संभलपुर को हड़पा गया, उसके बाद किसे हड़पा गया? झांसी को हड़पा गया। तो अक्सर ज़्यादा तो क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा गई रियासत कौन सी थी? सतारा, उसके बाद कौन सी थी? संभलपुर, और उसके बाद 1854 के अंदर कौन सी आ जाती है? झांसी आ जाती है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्या टाइम हो गया भाई? 59 मिनट का टाइम हो गया। बस 20 मिनट के लिए आप और रुकिए, फिर अपन जो है इस क्लास को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? देखिए बच्चों, अपने से किस प्रकार का कंफ्यूजन होता है? सबसे पहले पूछ लिया जाता है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं भाई, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मूल संविधान के अंदर कितने मौलिक कर्तव्य थे? भैया मूल संविधान के अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बहुत अच्छी बात है। तो फिर मौलिक कर्तव्य जोड़े कब गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उस समय देश के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कहाँ डाउट हो रहा है? बिल्कुल। अब देखिए, पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है आपको सर जोड़ दिए गए, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए थे? अपना आंसर 10 आएगा भी। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश पर प्रभावी किए गए थे? CR ईरानी समिति की सिफारिश पर। CR ईरानी जो समिति थी, इसकी समिति की सिफारिश पर इन्हें प्रभावी किए गए थे। बहुत अच्छी बात है। जोड़े गए थे तब कितनी संख्या थी? 10 इनकी संख्या थी। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो आप बताओगे कि सर हमें बता दीजिए फिर 11वां कौन सा है? तो 11वां कौन सा हो गया? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। और ये कब जोड़ दिया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? जोड़ दिया। बस इतनी सी बात थी। मूल संविधान में एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। CR ईरानी समिति की सिफारिश पर इन्हें प्रभावी किया गया था। और 11वां कौन सा बन जाता है? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। रामेश्वर सेकिया बारबियान नृत्य किससे संबंधित है? रामेश्वर सेकिया किससे संबंधित हो गए? सत्रिया से संबंधित हो गए। कहाँ का हो गया? सत्रिया। फटाफट लिखिए। असम का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का हो गया। मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए भैया। लिखोगे तो सीधे ही सीधे याद रहेंगे। उड़ीसा का कौन सा हो गया? ओडिसी हो गई भाई, ओडिसी हो गया। और भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तो ये हो गया तमिलनाडु का। ये हो गया कहाँ का? तमिलनाडु का हो गया। चलिए अपन बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? देखिए, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया और इस बार मैं कहता हूँ 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल कर पूछा जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस। क्यों पूछा गया था? सबसे पहले बांग्लादेश की जितनी घटनाएं थी बच्चों याद कर लेना, एक जरूर पूछी जाएगी। बांग्लादेश के अंदर इस बार जो है तख्ता पलट हुआ, और जैसे ही तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना ने क्या दे दिया? इस्तीफा नहीं दिया था, भागकर हिंदुस्तान आई थी भाई। शेख हसीना भागकर कहाँ आ गई थी? हिंदुस्तान आ गई थी। बहुत बढ़िया बात है। तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ की सरकार गिरी। सरकार गिरने के बाद वहाँ पर कौन सी सरकार बनी? वहाँ पर बनती है अंतरिम सरकार। और जो अंतरिम सरकार का मुखिया बनता है, जो अंतरिम सरकार का मुखिया बनते हैं, यही कौन है? मोहम्मद यूनुस है। यही कौन है? मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस। और इन्हीं के द्वारा 2006 के अंदर बांग्लादेश के अंदर
2006 के अंदर बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। बहुत बढ़िया बात, ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और 2006 के अंदर ही इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की क्या की गई थी, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बहुत बढ़िया। तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार के मुखिया कौन बने। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बने। किसके बाद में, शेख हसीना के बाद में, वर्तमान में है ये। 2006 के अंदर इन्होंने जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और 2006 के अंदर ही किसके द्वारा इन्हें जो है बच्चों नोबेल पुरस्कार क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। किस क्षेत्र के अंदर, शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है, तो त्रिशूर पूरम मनाया जाता है केरल के अंदर भी। कहाँ पर मनाया जाता है, केरल के अंदर मनाया जाता है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य भी है, कौन कौन से, एक का नाम कुछ तो लिखें बोर्ड के ऊपर, कथकली, और दूसरे का नाम कौन सा हो गया, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। बाकी केरल के जितने नृत्य थे पीछे वाली स्लाइड के अंदर मैं आपको बता चुका था भाई। चलो आगे। विटामिन सी एक है, देखिए छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन सी एक है। सबसे पहले विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कोर्बिक अम्ल हो गया। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन तो ये 2 नंबर पे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सकर्वी रोग हो जाता है। बहुत बढ़िया बात। और विटामिन सी एक क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है। होता क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। ऑफलाइन क्लास के अंदर रमन सर से पूछ लेना भाई। क्लियर हुआ। तो ये क्या है अपने आप के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट। चलो, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है भाई। तो ये क्वेश्चन अपन पहले पढ़ चुके हैं, बेंगलुरु को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन अपने सामने रिपीट हो गया था। गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में है। जब रबी की तैयार फसल होती है, जब रबी की फसल तैयार होती है, भी रबी की लिखो भाई, थोड़ी सी लैंग्वेज देखिए, रबी की फसल, यहाँ पर आपको फसल लिखना है। रबी की फसल तैयार होती है, टेक्निकल मिस्टेक है भाई, किसके द्वारा, टाइपिस्ट के द्वारा। और टाइपिस्ट कौन है, हम खुद ही हैं भाई। क्लियर हुआ। गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में है। जब रबी की फसल तैयार होती है तो के दौरान फसल कटाई के लिए किया जाता है, तो ये सर्दियों के अंदर किया जाता है। अभी कब किया जाता है, सर्दियों के अंदर किया जाता है। चलो, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बायोगैस के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा बायोगैस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है भी। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य, बताइए भी। गोफ नृत्य जो है, गोफ से गोवा, गोफ नृत्य कहाँ का हो गया, गोवा का हो गया। केरल के अपन पढ़ चुके हैं। और बिहार और ओडिशा, देखिए भाई, ओडिशा का कौन सा हो जाता है, ओडिसी हो जाता है। पूछा जाता है मधुबनी कहाँ की है भाई, बिहार की। चित्रशैली है ये, मधुबनी चित्रशैली कहाँ की है, बिहार की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। देखो, राष्ट्रपति मैंने पहले भी कहा था, संघ सरकार आप पढ़ो तो संघ सरकार के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए भाई। देखो, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की एक आवश्यक योग्यता नहीं है, पूछा गया। राष्ट्रपति बनने के लिए अपने को क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उच्च शिक्षा होनी जरूरी नहीं है भाई, उच्च शिक्षा होनी जरूरी नहीं है। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन का सही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब देखो, थोड़ा सा देखिए आप, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। अब देखिए, राष्ट्रपति कई बार तो सीधा सा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। यहाँ पर बात आई थी अपने न्यूनतम आयु की, तो देखिए किस प्रकार से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु बच्चों 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए,
25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कुछ और बातें देखिए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम्स के अंदर अपने को कन्फ्यूजन करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मैं लिख रहा हूँ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एक कुछ और बातें लिखिए 5-4, आप 1-2 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। देखिए राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति हमेशा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति हमेशा क्या होता है? निर्वाचित होता है। 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति हमेशा क्या होता है? उपराष्ट्रपति भी हमेशा निर्वाचित होता है। 3 नंबर पे पूछा जाता है प्रधानमंत्री होता है या इनमें से नियुक्त होता है? तो प्रधानमंत्री हमेशा क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्लियर होगी। लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, लोकसभा सदस्य और कौन सा राज्यसभा सदस्य, ये क्या होते हैं? इनके रूप में चयनित होते हैं। ये लीजिए, क्लियर? बिल्कुल छोटी छोटी बातें, बिल्कुल महीन सी बातें बच्चों। किसी क्वेश्चन के अंदर अपने सामने पूरा आएगा तो अपन क्या है कि पूरे इस चीज़ को विश्लेषण करेंगे, लेकिन अपने इसके अंदर ज़्यादा टाइम में नहीं लगा रहे। भारत में 10 की जनगणना की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? अभी भारत के अंदर 10 की जनगणना की जो है जिम्मेवारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की होती है। और वर्तमान के अंदर गृह मंत्री कौन है? वर्तमान के अंदर अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री है। मोटू भाई इन्हें कहा जाता है। ये लीजिए, हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है कहाँ पर? हेमिस पर्व लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। अभी हेमिस पर्व लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। ये भी कहाँ पर हो गया? लद्दाख के अंदर हो गया। किसके लिए प्रसिद्ध है ये हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से? भरत तेंदुए के लिए भी क्या है? ये प्रसिद्ध हो गया। 4400 वर्ग स्क्वायर फीट के अंदर क्या है बच्चों? ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत के अंदर चल रही थी? भाई टाइम क्या हो गया? एक तो आप देखते जाइए, 1 घंटा और 10 मिनट का हो गया, बस 2-4 मिनट क्लास और। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत के अंदर चल रही थी? 8वीं चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? तो ये थी गॉडगिल मॉडल के ऊपर आधारित। गॉडगिल मॉडल के ऊपर आधारित। पहली बात तो ये, इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर बच्चों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस योजना, किस पंचवर्षीय योजना में? कौन सी पंचवर्षीय होगी? चौथी पंचवर्षीय। और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, बिल्कुल चलें। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के अंदर, मध्य के दशक में कहाँ से कहाँ तक था? भी भारत के अंदर हरित क्रांति जो है इसका पहला चरण कौन से दशक के अंदर था? तो ये 1960 से लेके 1970 के दशक के अंदर था। क्लियर बात हुई। 4 बातें लिखिए इनके बारे में। सबसे पहले तो देखिए, पूरी दुनिया के अंदर हरित क्रांति के जनक, पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। कौन हो गए? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, ये तो पूरी दुनिया के अंदर हरित क्रांति के जनक हो गए। बहुत अच्छी बात। और इन्हें इसी क्रांति के लिए 1970 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत अच्छी बात है यहाँ तक कि। अब देखिए, भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन हो गए? भारत में हरित क्रांति के जनक हो गए M.S. स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन हो गए। और ये जो M.S. स्वामीनाथन भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक हुए थे, इन्हें 2024 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत इन्हें
भारत रत्न दिया गया था। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। इसके अलावा पूछा जाता है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के ऊपर पड़ता है? तो सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पे पड़ता है, और गेहूं के बाद सर्वाधिक प्रभाव कहां पर पड़ता है? चावल के अंदर पड़ता है। दो बातें और लिख लीजिए, गेहूं सर्वाधिक कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। चावल सर्वाधिक कहां पर होते हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा भारत के अंदर कृषि, भारत में गेहूं क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में गेहूं क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दिलबाग सिंह अठवाल को कहा जाता है। दिलबाग सिंह अठवाल को कहा जाता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यों की परिषद को भी जाना जाता है किस रूप के अंदर? देखिए, राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? संसद के रूप में जाना जाता है क्या? संसद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 79 में है। लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 के अंदर है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल नंबर 124 से 147। राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। राज्यों की परिषद को जाना जाता है राज्यसभा के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? राज्यसभा के रूप में। देखिए, जब अपन पार्लियामेंट पढ़ते हैं, संसद पढ़ते हैं, तो संसद के अपने को दो सदन मिलते हैं। एक सदन कौन सा मिलता है? लोकसभा मिलता है। एक सदन अपने को लोकसभा मिलता है, और एक सदन कौन सा मिलता है अपने को? राज्यसभा मिलता है। अब अपने से पूछा जाता है कि राज्यों का सदन किसे कहा जाता है? राज्यों का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। इसके अलावा अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई? इसके अलावा पूछा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों का सदन किसे कहा जाता है? पढ़े लिखे लोगों का सदन किसे कहा जाता है? ये भी राज्यसभा कहा जाता है। इसके अलावा स्थायी सदन किसे कहा जाता है? स्थायी सदन किसे कहा जाता है? ये भी राज्यसभा को कहा जाता है। इस राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर किस में मिलता है? आर्टिकल नंबर अपने को 80 के अंदर मिलता है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए, राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या अपने से पूछ ली जाए तो कितनी होती है? 245 होती है। और इस 245 के अंदर 233 का क्या होता है? 233 का तो निर्वाचन होता है। 233 का निर्वाचन होता है, और इसी के अंदर 12 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। अब क्वेश्चन पूछता है मनोनीत किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 83 के तहत करता है। किस किस क्षेत्र के अंदर करता है? तो लिख लीजिए, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और किसके क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। और किसके क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एग्जाम था थोड़े दिन पहले? आरपीएफ का। सुधा मूर्ति को किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है नामित किया गया था? किसे किया गया? सुधा मूर्ति को किया गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिल्कुल चलते हैं। अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई? तो ये है इसका आंसर कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाता है? आंध्र प्रदेश का। बस बैठे रहिए, क्लास लगाते रहिए, चाय की चुस्कियाँ लेते रहिए, इसके साथ आप इस क्लास को क्या करते रहिए? आगे बढ़ाते रहिए भी। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार आप सभी को पता है आरबीआई के पास है। किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय हो गया बम्बई के अंदर हो गया। पहली बात तो ये होगी। और वर्तमान के अंदर इसके गवर्नर कौन होंगे? संजय मल्होत्रा होंगे। बहुत सारी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं आरबीआई के बारे में। सब नोटों पे फोटो किसकी लगी है यहाँ तक जानकारी दे चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? नीति आयोग। देखिए नीति आयोग, सबसे पहले तो नीति आयोग का गठन कब किया जाता है? तो ये गठन किया जाता है 2015 के अंदर गठन किया जाता है। बहुत बढ़िया। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। पूछा जाता है क्या संवैधानिक संस्था है या नहीं नीति आयोग? तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था बच्चों नहीं है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान के अंदर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी होंगे। उपाध्यक्ष कौन हो गई? सुमन के बेरी हो गई। सुमन के
बेरी हो गई। और इसके अलावा पूछा जाता है नीति आयोग के वर्तमान के CEO कौन है, तो BPR सुब्रमण्यम। BPR सुब्रमण्यम। BPR कौन हो गए, सुब्रमण्यम। ये लीजिए सुमन मावर, बिल्कुल अपना क्वेश्चन अब सही होगा भैया। अब आप नहीं कहोगे सर आपने गलत बताया, बिल्कुल सही है। पीछे जो ये थे जब चेंज नहीं हुए थे तब अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हो गए और BBR सुब्रमण्यम इसके क्या हो गए, CEO हो गए। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर के अंदर स्थित है, कोलकाता के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोलकाता के अंदर। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ स्थित हो गया, कलकत्ता के अंदर। चलो देखो भाई, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की आयु के बीच बच्चों का प्रतिपालन या शिक्षा का अवसर प्रदान कर देना। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है भाई। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की क्या की गई है बच्चों, व्यवस्था की गई है। तो ये आज का अपना सेशन था, जोरदार शानदार वाला अपना सेशन था। खूब बढ़िया तरीके से आपने बच्चों इस क्लास को लगाई। धन्यवाद के आप बिल्कुल पात्र हो। लेकिन जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल क्या दोगे, सही जवाब दोगे। और क्वेश्चन क्या था वो मैं 2-3 बार आपके सामने रिपीट किया था, शायद मेरे जहन से भी निकल गया, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना। अब बारी है, कल मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन कौन सा था भाई, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था जेम्स प्रिंसेज। और सही जवाब दिया गया किसके द्वारा, गोदारा म्यूजिक सूरतगढ़ के द्वारा, राकेश शर्मा जी के द्वारा, ब्राइट फ्यूचर भाई प्रदीप के द्वारा, अरिपा बिश्नोई ने इसका सही जवाब दिया, सीताराम शर्मा ने सही जवाब दिया, इसके अलावा जो है मंजू चौधरी ने सही जवाब दिया, अरिपा ने भी इसका क्या जवाब दिया बच्चों, सही जवाब दिया। तो मिलते हैं बच्चों कल फिर से एक नए सेशन के साथ है, नए प्रैक्टिस सेट के साथ है, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ आप तैयारी करते रहिए। ठंडी के अंदर रजाई में बैठे रहिए और आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।